बचपन से ही रमेश और सुरेश दोनों भाइयों के बीच हर चीज को लेकर कंपटीशन है। दोनों भाइयों की बनती नहीं है। ऐसे ही वो दोनों बड़े होते हैं और सुरेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम मिताली है। रमेश को मिताली से इतना प्यार हो जाता है कि वो घर में बिना कुछ बताए मिताली से शादी कर लेता है और मिताली को लेकर घर आता है। अपने बड़े बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर बिमला चौंक जाती है। ये क्या किया तूने बेटा? क्यों माँ, शादी करके तुम्हारे लिए बहू लाया हूं मैं घर में। वो तो दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुझे नहीं मिली क्या? बिमला के ये बोलने के पीछे एक कारण है। मिताली दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसमें एक कमी है। उसके दोनों पैर उसके शरीर से बहुत छोटे हैं, इसीलिए पहली नजर में वो बौनी लगती है। ये तो बौनी बहू है बेटा। ये सुनकर मिताली कहती है, नहीं माँ जी, मैं बौनी नहीं हूँ, मेरे पैर बस शरीर के मुकाबले थोड़े छोटे हैं। तभी वहां सुरेश आ गया और रमेश का मजाक उड़ाने लगा। थोड़े छोटे नहीं है भाभी, बहुत छोटे हैं। सुरेश, मिताली मेरी पत्नी है, उसे लेकर मजाक मत कर। क्यों ना करो भैया, आपने तो फैमिली की नाक ही कटवा दी। अब देखना मैं किस लड़की से शादी करता हूँ। बिमला ने कुछ नहीं कहा, वो बोल भी क्या सकती थी। मिताली घर के अंदर आई और आते ही घर के कामों में बिमला का हाथ बटाने लगी। माँ जी, मुझे बताइए ना, मैं सब कुछ करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं बहू, तुम अभी अभी आई हो तो क्या हुआ, मैं आज खाना बनाती हूँ। सुरेश ने मजाक उड़ाना बंद नहीं किया और रमेश के साथ उसका झगड़ा हो गया। उसी रात से सुरेश सोचने लगा, अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो भाभी को टक्कर दे सके। सुरेश अगले दिन काम पर चला गया और उसी दिन उसकी फैक्ट्री में एक नई लड़की आई। उस लड़की के पैर बहुत लंबे थे और इसीलिए उसे ये नौकरी मिली थी। उसका नाम मानसी था। मानसी सभी आदमियों से ज्यादा लंबी थी। उसे देखते ही सुरेश ने सोचा, अरे यार, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसके पैर कितने लंबे हैं। भाभी तो इसके सामने चींटी के बराबर है। सुरेश ने दूसरे ही दिन मानसी से अपने दिल की बात कह दी। मानसी भी राजी हो गई। लंबे पैरों की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे पेट चलाने के लिए ये नौकरी करनी पड़ रही थी। वो एक ही सेकंड में शादी के लिए मान गई और उसी दिन सुरेश ने उससे शादी कर ली। घर के बाहर आकर वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब होगी असली टक्कर। मेरी बीवी के साथ भाभी। छोटे पैरों वाली भाभी को तो ये एक ही सेकंड में दबोच लेगी। बिमला ने दरवाजा खोला और वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये कौन है बेटा? ये आपकी छोटी बहू है माँ। लेकिन इसका चेहरा कहाँ है? पैर नीचे के माले पर और चेहरा दूसरे माले पे। इसके पैर इतने लंबे कैसे हैं? नमस्ते माँ जी। बिमला को प्रणाम करने के लिए मानसी झुकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर उतने लंबे होने की वजह से वो झुक नहीं पाई। अरे रहने दो, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक बहू के पैर छोटे हैं और एक बहू के लंबे। अच्छे नमूने हैं सब के सब। बिमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुओं को लेकर उसके कुछ सपने थे, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में से एक भी नॉर्मल नहीं है। उधर सुरेश बहुत खुश होने लगा। वो रमेश से कहने लगा, क्यों भैया, कैसी लगी मेरी चाल? अब मेरी बीवी के सामने आपकी बीवी तो चींटी लग रही है। अरे चुप रह, मेरी बीवी फिर भी ठीक है। तेरी बीवी तो जिराफ लग रही है, जिराफ। उधर दो भाइयों की लड़ाई देखकर दोनों बहुएं भी एक दूसरे से लड़ने लगी। ए चींटी की बच्ची, चल काम कर, नहीं तो अपने लंबे पैरों से एक लात मारूंगी। क्या तू लात मारेगी मुझे? जिराफ की बच्ची कहेंगी। शैतान की तरह लंबे पैर हैं तेरे, और तेरे पैर तो चींटियों से भी छोटे हैं। तुझे तो किसी चिड़ियाघर में होना चाहिए, और तुझे तो जंगल में होना चाहिए। जंगल में तू इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। इसी तरह घर में शब्दों की बारिश चलने लगी और इससे बिमला परेशान हो गई। यहाँ तो जैसे सर्कस लग गया है। पहले मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ते थे, अब दोनों बहुएं भी लड़ने लगी हैं। एक लंबे पैर वाली और एक छोटे पैर वाली। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मुझे ऐसी बहुएं नहीं चाहिए। बिमला ने चिल्लाकर ये बात कही। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ये क्या कह रही हो माँ? मैं मिताली से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी मानसी से प्यार करता हूँ। प्यार गया भाड़ में। मुझे इस घर में नमूने नहीं चाहिए। ये मेरा घर है। अगर ऐसी ही बीवी चाहिए तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो इन्हें इनके मायके रख कर आओ।
बिमला ने ये कह दिया और अपने कमरे में चली गई। बिमला गुस्से में जो कहती थी बाकी लोगों को वही करना पड़ता था, नहीं तो घर में कलेश हो जाता था। ये बात रमेश और सुरेश को अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए वो डर गए। मानसी और मिताली अगली सुबह मायके जाने के लिए रात को ही बैग पैक करने लगी, लेकिन रात को ही जोरदार तूफान आ गया। बिमला का घर बहुत पुराना था, तूफान की वजह से घर का एक हिस्सा टूट गया। अगली सुबह बिमला सर पर हाथ रख कर बैठ गई। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, अब ये भी टूट गया, अब क्या होगा। तभी बिमला की दोनों बहुएं आई और कहा, चिंता मत कीजिए माँ जी, हम दोनों ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन कैसे? इस घर का दूसरा माला कैसे ठीक होगा? मिस्त्री को बुलाने के पैसे नहीं है मेरे पास। हम हैं ना माँ जी, आप बस देखते जाइए। मानसी और मिताली एकजुट हो गई। मानसी लंबी थी, मिताली नीचे से घर ठीक करने लगी और मानसी दूसरा माला ठीक करने लगी। इसी तरह कुछ ही घंटों में घर ठीक हो गया। बिमला की जान में जान आई। उसने कहा, इसी तरह तुम सभी मिलजुल कर रहोगे तो कितना अच्छा होगा। दोनों के पास अपनी अपनी खूबी है, उसे लेकर लड़ाई मत करो, उसी खूबियों को लेकर एक दूसरे की मदद करो, देखना काम कितना आसान हो जाएगा। तो आप हमें मायके नहीं भेजोगे ना माँ जी? नहीं बहू, सच? हाँ सच, तुम दोनों जैसी भी हो मेरी बहू हो, और अगली बार तूफान आएगा तो घर कौन ठीक करेगा? हाँ। इसी तरह दोनों बहुओं में दोस्ती हो गई। रमेश और सुरेश की लड़ाई भी खत्म हो गई। मानसी मिताली की मदद करने लगी और मिताली मानसी की। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। सोनिया की ननद पारुल के हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? शादी के समय भी तुमने शॉल ढकी हुई थी। अब नहीं नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे कैसी बातें कर रही हो विमला बहन, अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी। ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल रो नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया। अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया। सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी? हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था, वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को यह सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते।
मेघा ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा, क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी। उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी, उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं भाभी, वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे। वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई, पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूं जिसमें वो दवाई मिली है जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले ही इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए, और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहां एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपकी ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है, पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया, पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच मेरी प्यार